गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 में सभी चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब हमारा एक आखिरी चैप्टर बाकी है, पार्ट 4। पुरानी बुक के हिसाब से पार्ट 4 और नई बुक के हिसाब से पार्ट 5। मैंने पार्ट 4 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जो भी पाठों का शीर्षक दिया है सब पुरानी बुक के हिसाब से ही दिया है। हमने जो लास्ट टाइम जीएसटी का चैप्टर पढ़ा है 2 वीडियो के माध्यम से, बीए की इंटर्नशिप के लिए आई हुई टीचर अंजू मौर्य टीचर ने जो 2 वीडियो के माध्यम से जीएसटी चैप्टर को समझाया है, उसमें थियरी ही सिर्फ आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, वो थियरी आपके समझने के लिए है, पर्याप्त है। उससे कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस थोड़ी बहुत फुल फॉर्म जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसको आपको नोट कर लेना था और याद करना। अब हमारा सिर्फ एक ही पाठ बाकी है, पाठ 4, हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। देख सकते हैं हमने लिख दिया है पार्ट 4, हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। तो सबसे पहले हिसाबी समीकरण क्या होता है दोस्तों, तो हम सबसे पहले हिसाबी समीकरण के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अर्थ। धंधा के प्रत्येक व्यवहार की अंतिम 2 असर पक्की तलपट के 2 अंग। धंधा के प्रत्येक व्यवहारों की अंतिम 2 असर पक्की तलपट के 2 अंग पूंजी दायित्व और संपत्ति पर पड़ती है। धंधा के प्रत्येक व्यवहारों की अंतिम 2 असर कहां पड़ती है? पक्की तलपट के 2 अंग। पक्की तलपट के 2 अंग होते हैं पूंजी दायित्व 1 अंग और 1 अंग होता है संपत्ति। पक्की तलपट के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक पूंजी दायित्व और दूसरा संपत्ति। तो क्या लिखा है? धंधा के प्रत्येक व्यवहार की अंतिम 2 असर पक्की तलपट के 2 अंग पूंजी दायित्व और संपत्ति पे पड़ती है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार इन दोनों पक्षों का योग समान होता है और जिसे हम समीकरण स्वरूप में निम्नानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसी समीकरण को हम कहते हैं हिसाबी समीकरण। और वो हिसाबी समीकरण क्या है दोस्तों? तो देख सकते हैं हिसाबी समीकरण है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, जिसे समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, संपत्ति को लिखा हुआ ए, क्योंकि संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं असेट्स। तो असेट्स का क्या लिखा हुआ? ए बराबर पूंजी प्लस दायित्व। तो पूंजी की जगह क्या लिखा हुआ है? सी, क्योंकि पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, उसके लिए सी, और दायित्व को कहते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के लिए क्या लिखा हुआ है? एल। ठीक है, संपत्ति के लिए ए, पूंजी के लिए सी और दायित्व के लिए एल। तो हमारा जो हिसाबी समीकरण है वो क्या कहलाएगा? ए बराबर सी प्लस एल। यानी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हिसाबी समीकरण लिखिए, तो उसमें सिर्फ आपको लिखना है ए बराबर सी प्लस एल। लेकिन अगर आपको लिखा होगा हिसाबी समीकरण का अर्थ लिखिए, तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा कि नामा के प्रत्येक व्यवहारों की अंतिम 2 असर पक्की तलपट के 2 अंग पूंजी दायित्व और संपत्ति में दी जाती है, और द्विलेखा नामा पद्धति के अनुसार इन दोनों पक्षों का योग समान होता है, जिसे हम समीकरण स्वरूप में निम्नानुसार दर्शा सकते हैं, और उसी समीकरण को हिसाबी समीकरण कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लिखा होगा हिसाबी समीकरण लिखिए, तो आपको सिर्फ लिखना है ए बराबर सी प्लस एल। आप यहां देख सकते हैं ए बराबर सी प्लस एल। लेकिन अगर आपको लिखा होगा हिसाबी समीकरण का अर्थ लिखिए, तो 2-3 लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि नामा पद्धति में या हिसाबी पद्धति में प्रत्येक व्यवहारों की अंतिम 2 असर पक्की तलपट के 2 अंग पूंजी दायित्व 1 अंग है और दूसरा संपत्तियां पर पड़ती है, और द्विलेखा नामा पद्धति के अनुसार इन दोनों पक्षों का योग कैसा होता है? समान होता है, जिसे हम समीकरण स्वरूप में निम्नानुसार दर्शा सकते हैं, और उसी समीकरण को हम हिसाबी समीकरण कहते हैं। तो समीकरण क्या है? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, जिसको शॉर्ट में कहा गया है ए बराबर सी प्लस एल। ए बराबर सी प्लस एल क्यों कहा गया है? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, संपत्ति को हम इंग्लिश में असेट्स कहते हैं, इसलिए उसको ए से दर्शाते हैं। पूंजी को कैपिटल कहते हैं, इसलिए उसको सी से, और दायित्व को लायबिलिटी कहते हैं, उसको एल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए बराबर सी प्लस एल। अब इस समीकरण का मतलब क्या हुआ? तो विज्ञान में आपने रासायनिक समीकरण बहुत सारे पढ़े होंगे, या मैथमेटिक्स में आपने समीकरण पढ़े होंगे। समीकरण का मतलब क्या होता है? कि दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि संपत्ति एक तरफ है और दूसरी तरफ पूंजी और दायित्व दोनों है। यानी कहने का मतलब कि संपत्ति में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही वृद्धि पूंजी या दायित्व में से किसी एक में तो होनी चाहिए, या संपत्ति में कमी हो रही है तो पूंजी और दायित्व में से भी किसी में कमी होनी चाहिए।
जैसे संपत्ति में 10,000 की वृद्धि हो रही है तो पूंजी में भी 10,000 की वृद्धि होगी, तो बैलेंस बराबर रहेगा। संपत्ति में 10,000 की कमी हो रही है तो पूंजी में भी 10,000 की कमी होगी तो भी बराबर रहेगा। संपत्ति में 15,000 की वृद्धि हो रही है, दायित्व में 15,000 की वृद्धि हो रही है तो भी बराबर रहेगा। तो इस तरह से दोनों पक्षों में जो वृद्धि कमी है वो एक जैसा होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि संपत्ति में ही वृद्धि हो जाए और संपत्ति में ही कमी हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जितनी वृद्धि हो रही है संपत्ति में उतनी ही अगर उसमें कमी भी हो जाए तो भी दोनों साइड का बैलेंस कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। या ठीक उसी तरह से पूंजी में ही वृद्धि हो जाए, पूंजी और दायित्व में ही वृद्धि हो जाए और पूंजी दायित्व में ही उतनी ही कमी भी हो जाए तो भी दोनों पक्षों का जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। तो उसके लिए हम आगे का टॉपिक सीखते हैं, हिसाबी समीकरण की भिन्न भिन्न असरें। ये बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये आप ध्यान देंगे तो ही आपको स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करने में आसानी रहेगी। तो क्या लिखा है, हिसाबी समीकरण की भिन्न भिन्न असरें। ये जो हिसाबी समीकरण है a बराबर c प्लस एल, उसकी अलग अलग मैंने 4 असर बताया हुआ है, बुक में भी बताया है लेकिन उसमें शॉर्ट में दिया है। मैं सभी असरों को उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं और ये समझने से आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। पहला, यानी ये जो 4 असर है वो क्या, कि ये दोनों बैलेंस में कैसे रहेंगे, क्या क्या अलग अलग ऑप्शन विकल्प हो सकते हैं इनके लिए। तो पहला विकल्प है कि सिर्फ संपत्ति ए में ही एक समान वृद्धि और कमी हो जाए, यानी संपत्ति ए में भी वृद्धि भी उसी में हो और कमी भी उसी में हो, एक जैसा ही। यानी अगर 15,000 की वृद्धि हो रही है तो 15,000 की कमी भी हो जाए। ये रहा, यहां मैं दिखा रहा हूं, ये रहा ए, इसमें ही वृद्धि भी हो जाए 15,000 की और इसमें ही कमी भी हो जाए 15,000 की, तो बैलेंस क्या होगा, 0। यानी पहले से जितना रहेगा उतना ही। जैसे मान लीजिए पहले से यहाँ 50,000 है और इन दोनों का भी 50,000 है, तो अगर यहाँ पे 15,000 प्लस करूंगा और 15,000 माइनस भी करूंगा तो भी 50,000 ही रहेगा और यहाँ पे भी 50,000 ही रहेगा। तो उसके अलग अलग उदाहरण क्या है, कब ऐसा होगा, तो जब हम माल रोककर बेचेंगे तब, या उधार बेचेंगे तब। रोकड़ बेचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माल आएगा और माल हमारे लिए क्या है, संपत्ति, संपत्ति में वृद्धि। सॉरी, रोकड़ बेचेंगे तो क्या होगा, माल जाएगा और रोकड़ आएगा। अगर हम रोकड़ माल बेचेंगे तो रोकड़ आएगा और माल जाएगा। तो रोकड़ हमारे लिए क्या है, संपत्ति, रोकड़ आएगा तो संपत्ति में वृद्धि और माल जाएगा तो संपत्ति में कमी। जैसे कि मान लीजिए कि 15,000 का माल रोकड़ बेचा, तो रोकड़ बेचेंगे तो क्या होगा, रोकड़ आता है, संपत्ति में वृद्धि 15,000 प्लस 15,000 और माल जाता है, संपत्ति में कमी माइनस 15,000। 15,000 क्या हो गया, 0। यानी पहले से जो दोनों साइड का टोटल था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसी तरह से उधार बेचेंगे तो माल जाएगा, संपत्ति में कमी और उतने का हमारा देनदार यानी ग्राहक बढ़ जाएंगे, तो ग्राहक भी हमारे लिए संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि। उसी तरह से रोकड़ खरीदी, रोकड़ खरीदी करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, माल आएगा, संपत्ति में वृद्धि और रोकड़ जाएगा, संपत्ति में ही कमी। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं कि अगर संपत्ति में ही उतनी ही वृद्धि हो जितनी उसमें कमी हो जाए तो भी दोनों साइड का बैलेंस कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। और भी है, बैंक में भरे या बैंक में से निकाले। जैसे मान लीजिए 5,000 रोकड़ बैंक में भरे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस भी, हम बैंक शेष भी हमारी क्या है, संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि और हमारे पास से रोकड़ जाएगा, संपत्ति में कमी। या बैंक में से निकालेंगे, बैंक में से निकालेंगे तो रोकड़ आएगा, बहुत खुशी होगी भाई, संपत्ति में वृद्धि, लेकिन बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, वापस संपत्ति में कमी। तो ये पहला ऑप्शन सीख गए कि ए में ही एक समान वृद्धि या कमी, इसमें ही प्लस हो जाए और इसमें ही माइनस हो जाए। दूसरा है संपत्ति ए और पूंजी सी में एक समान वृद्धि कमी, यानी ए में अगर प्लस हो रहा है तो सी में भी प्लस हो, ए में अगर माइनस हो रहा है तो सी में भी माइनस हो। तो उसके भी कुछ उदाहरण हैं। धंधा शुरू किया, उपज या लाभ, ये 2 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें ए में भी वृद्धि होगा और सी में भी वृद्धि होगा। और ठीक उल्टा, खर्च या नुकसान होगा तो ए में भी कमी होगा और सी में भी कमी होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 15,000 का फर्नीचर लाकर धंधा शुरू किया, तो रोजनामचा क्या बोलते हैं आप, फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार और मालिक लाने वाला है, पूंजी खाते जमा। तो क्या होगा, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, फर्नीचर आता है तो संपत्ति में वृद्धि और मालिक लाता है इसलिए उसकी पूंजी में वृद्धि, यानी दोनों में क्या होगा, प्लस होगा जब धंधा शुरू करने का कोई ऑप्शन आएगा तब। उसी तरह से कमीशन का 2,000 मिला, तो कमीशन का 2,000 मिला तो क्या होगा, रोकड़ खाता उधार कमीशन खाते का, रोकड़ आता है, संपत्ति में वृद्धि और कमीशन हमारे लिए लाभ है, उतना ही हमारे पूंजी में वृद्धि। और उसी का ठीक उल्टा कोई खर्च या नुकसान हो गया, जैसे आग से 2,000 का माल जल गया तो माल जाता है, माल तो गया, माल जाता है, संपत्ति में कमी और आग से हमें नुकसान हुआ, उतना हमारे पूंजी में कमी। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो क्या दर्शा रहा है कि जितना ए में प्लस माइनस हो रहा है उतना ही प्लस माइनस अगर सी में होगा तो भी दोनों साइड का बैलेंस कैसा रहेगा, बराबर रहेगा।
दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइंड करके जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये चारों असरों को अच्छी तरह से समझेंगे तो ही आप सवाल को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तीसरा है संपत्ति ए और दायित्व एल में एक समान वृद्धि कमी, यानी सी नहीं आना चाहिए बीच में, सी में कुछ नहीं हो, सिर्फ ए में प्लस माइनस हो और इधर एल में प्लस माइनस हो, ए में प्लस माइनस हो और एल में यानी कि दायित्व में प्लस माइनस हो। यानी अगर संपत्ति बढ़ रहा है तो दायित्व भी बढ़े, संपत्ति में कुछ कमी हो रही है तो दायित्व में भी कमी हो। तो ऐसा कब होगा, तो उसका उदाहरण मैंने लिया है कि जब उधार खरीदेंगे, तो उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, रोकड़ खरीदेंगे तो फिर संपत्ति में ही वृद्धि और संपत्ति में ही कमी। लेकिन अगर उधार खरीदेंगे तो माल आता है, संपत्ति में वृद्धि, और जिस व्यक्ति से उधार खरीदेंगे वो व्यक्ति हमसे पैसा मांगने वाला हो जाएगा। जब भी हम उसके पास से गुजरेंगे वो पैसा मांगेगा, तगादा करेगा, तो हमारे दायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब भी हम उधार माल की खरीदी करेंगे तो संपत्ति तो आएगा, नो डाउट, संपत्ति में वृद्धि, लेकिन साथ ही साथ हमारा कर्ज, हमारा दायित्व बढ़ जाएगा, तो दायित्व में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो दोनों तरफ अगर प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, बैलेंस जो है समीकरण का वो बराबर रहेगा। और क्या ऑप्शन है, लोन ली, अगर हम किसी के पास से लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, तो लोन लेते हैं, जैसे 15,000 का लोन महेश भाई के पास से लिया, तो रोज नामचा क्या आता है, रोकड़ खाता है उधार महेश भाई से ली लोन खाते का, तो रोकड़ आएगा, संपत्ति में तो वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ हम महेश भाई के कर्जदार भी बन जाएंगे। यानी जब भी महेश भाई के घर के पास से गुजरेंगे, महेश भाई क्या करेंगे, तगादा करेंगे हमें कि भाई पैसे दो। तो इससे क्या होगा कि संपत्ति में तो वृद्धि हुई है, हमारे पास रोकड़ तो आया है, लेकिन साथ ही साथ हमारा दायित्व, हमारा कर्ज जो है वो बढ़ गया है। तो संपत्ति में भी वृद्धि और दायित्व में भी वृद्धि। और ठीक उल्टा कि भूतकाल के किसी कर्ज को, किसी ऋण को या किसी दायित्व को अगर हम चुका देते हैं, तो चुका देंगे तो क्या होगा, रोकड़ जाएगा। जैसे महेश भाई के लोन में से आधी रकम चुका दी तो रोकड़ जाएगा, संपत्ति में कमी, और साथ ही साथ महेश भाई अभी भी मांगेंगे तो सही पैसा, लेकिन कम मांगेंगे, आधा मांगेंगे, आधा हमने क्या कर दिया, चुका दिया है, तो दायित्व में भी कमी। ठीक है। और चौथा और लास्ट, जो जल्दी आता तो नहीं है लेकिन रेयर केसेस में कभी कभी आ जाता है, कि पूंजी सी और दायित्व एल में एक समान वृद्धि कमी, यानी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। ये जो दूसरा वाला साइड दिखाई दे रहा है सी प्लस एल, ये पूरा एक साइड है, जमा साइड, और ये उधार साइड, तो इसी साइड पे ही प्लस माइनस होकर रह जाए। जैसे कि कोई चुकाना बाकी खर्च है, तो खर्च है तो पूंजी में कमी, और अभी चुकाना बाकी है यानी दायित्व में वृद्धि, तो पूंजी में माइनस होगा और दायित्व में प्लस होगा, तो बात कैसा हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। पूंजी में से 5,000 माइनस होगा और दायित्व में 5,000 अगर प्लस होगा, तो -5 और +5 क्या हो जाएगा, 0, यानी कोई असर नहीं होगी। तो दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल रहेगा। उसी तरह से अग्रिम प्राप्त आय, वो हमारे लिए दायित्व है, तो पूंजी में से माइनस होगा और दायित्व में प्लस होगा। खैर चौथा उतना देखने को नहीं मिलता, खास करके पहला 3 याद रखिएगा, संपत्ति में ही वृद्धि और संपत्ति में ही कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कब होगा, इसके ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, जब हम माल रोकड़ बेचेंगे या उधार बेचेंगे या रोकड़ खरीदेंगे या बैंक में पैसा भरेंगे या बैंक में से पैसा निकालेंगे तब। दूसरा, संपत्ति ए और पूंजी सी में कब एक समान वृद्धि कमी होगा, तो जब भी हमें कोई धंधा शुरू करेंगे, कोई भी संपत्ति लाकर, चाहे रोकड़ लाकर शुरू करें, फर्नीचर लाकर शुरू करें, धंधा शुरू करेंगे तब, या कोई उपज या लाभ हमें होगा तब। दोनों में कमी कब देखने को मिलेगा, जब कोई खर्च चुकाएंगे तब, या कोई हमें नुकसान होगा तब। इसके बाद तीसरा, संपत्ति ए और दायित्व एल में वृद्धि कमी कब होगा, एक समान वृद्धि कमी, तो जब हम माल की उधार खरीदी करेंगे, लोन लेंगे, या पुराना कोई ऋण जो है या लोन जो है उसको हम चुकाएंगे, तब उसमें एक समान वृद्धि कमी देखने को मिलेगी। और चौथा और लास्ट, कि पूंजी और दायित्व में एक समान वृद्धि कमी कब देखने को मिलेंगी, तो कोई खर्च अगर चुकाना बाकी रह गया है, तो खर्च है यानी दायित्व, पूंजी में कमी होगी तो आपको पता ही है, लेकिन अभी गया नहीं है रोकड़, चुका दिया होता तो पूंजी में कमी और संपत्ति में कमी। 5,000 मजदूरी के चुकाए तो रोकड़ जाएगा, संपत्ति में कमी, और खर्च है इसलिए पूंजी में कमी। लेकिन अगर चुकाना बाकी है तो पूंजी में तो कमी होगा क्योंकि वो खर्च है, लेकिन चुकाना बाकी खर्च हमारे लिए क्या होता है, दायित्व होता है, इसलिए दायित्व में वृद्धि। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हिसाबी समीकरण का अर्थ, हिसाबी समीकरण का जो शॉर्ट स्वरूप है, संक्षिप्त स्वरूप है A = C + L, वो सीखा, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेंगे हिसाबी समीकरण लिखिए, तो सिर्फ आपको A = C + L, अर्थ लिखिए, तो ये ऊपर अर्थ है उसका। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, हिसाबी समीकरण की भिन्न भिन्न असरें, 4 अलग अलग असरें के बारे में हमने सीखा है। आप अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि ये जब तक आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा हम सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप याद करेंगे तो कल से हम स्वाध्याय में एक ही प्रश्न है दोस्तों, उसमें 15 से 20 व्यवहार है, उस व्यवहारों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू सो मच।